106 दिन बाद आखिरकार ईरान और अमेरिका के बीच समझौते का ऐलान हो गया है। शुक्रवार यानी 19 जून को जिनेवा में दोनों पक्षों के बीच समझौते पर दस्तखत होना तय किया गया है। यह समझौता 2 स्टेप वेरिफिकेशन के तर्ज पर होगा, यानी पहले चरण का समझौता होने के बाद 60 दिनों तक दोनों पक्ष देखेंगे कि कौन सा समझौता कितना टिका रहता है, कौन समझौते पर कितना टिका रहता है। अगर दोनों पक्ष समझौते पर कायम रहे तो दूसरे चरण का समझौता होगा। ईरान और यूएस के बीच हो रहे समझौते में अब तक जो सबसे बड़ी अड़चन थी परमाणु कार्यक्रम का, उसे पहले चरण में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन जो सबसे जरूरी था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसे खोलने पर सहमति जरूर बन गई है। लेकिन इस पर ईरान का कंट्रोल होगा या ये फ्री होगा, इस पर असमंजस अभी भी बरकरार है। जिस बात पर सहमति बन गई है वो ये कि ईरान की जो संपत्ति जब्त की गई थी उसे छोड़ दी जाएगी, ईरान पर जो पाबंदी लगी थी उसे हटा ली जाएगी, ईरान को अपने ध्वस्त इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए एक पैकेज दिया जा सकता है। लेबनान भी डील का हिस्सा है, सबसे महत्वपूर्ण बात, यानी लेबनान पर इजरायल हमला नहीं करेगा। लेकिन उधर इजरायल ने अभी तक इस डील पर सहमति नहीं दी है। ईरान के होम सिक्योरिटी के मंत्री ने साफ कहा कि वो इस डील को मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि इजरायल एक संप्रभु यानी सोवरेन कंट्री है। इजरायल के इस बयान ने पूरी डील पर एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। लेकिन इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी यह कहकर चिंता बढ़ा दी कि पिछले कई दिनों से ईरान और यूएस के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट काफी बढ़ गया है, यानी भरोसे की काफी कमी है। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि डील कितनी टिकाऊ है। अगर डील पक्की हो भी गई तो हर कोई एक सवाल तो जरूर पूछेगा कि 106 दिन की इस लड़ाई में आखिरी जीत किसकी हुई और किसको क्या मिला। आज आवाज अड्डा में इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं पूर्व एम्बेसडर, पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर वीना सिकरी मैम, पूर्व आईएएस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स डॉक्टर थॉमस मैथ्यू हमारे साथ जुड़े हैं कुछ ही देर में, ऑयल एंड जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा साहब जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक साहब और अमेरिका में राजनीतिक विश्लेषक जसदीप सिंह जस्सी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि सिख ऑफ अमेरिका और सिख फॉर ट्रम्प के फाउंडर भी रहे हैं और वहाँ की राजनीति पर काफ़ी पैनी नज़र भी रखे हुए हैं। आप सही मेहमानों का जो जुड़ गए उनका स्वागत है। वीना सिकरी मैम, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले एक सवाल मैं नरेंद्र तनेजा साहब से लेना चाहूँगा, चूँकि डील के ऐलान होने के बाद हम भारत के लोग सबसे ज़्यादा राहत की सांस ये ले रहे हैं कि अब शायद पेट्रोल डीजल के दाम उतने बेतहाशा नहीं बढ़ेंगे, हो सकता है कुछ दिनों बाद चल के कम हो जाएंगे, सिलेंडर की दिक्कत शायद अब नहीं रहेगी, वो जो चिंता थी वो चिंता दूर हो जाएगी। तो वो चिंता वाकई कितनी दूर होगी? तनेजा साहब संक्षिप्त में आपसे समझ लूँ, फिर वीना सिकरी मैम के पास जाऊँगा कि इस डील के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आवाजाही लगभग सुचारू होनी शुरू हो गई। ट्रंप ने ऐलान भी किया और हमारा पहला एलएनजी जो कार्गो करियर था वहाँ से निकल भी चुका सफलतापूर्वक। तो क्या माना जाए कि अब कच्चे तेल की कीमतें कम हो जाएंगी? देखिए, कच्चे तेल की आपको पता है बाजार कैसे रिएक्ट करता है। जैसे ये खबरें आना शुरू हुई और आपने देखा ब्रेंट की जो कीमतें हैं वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो गई, क्योंकि बाजार बहुत लंबा सोच नहीं पाता, बाजार सक्षम नहीं होता कि लंबा सोच सके, वो इक्विप नहीं होता। तो बाजार की रिएक्शन आपने देख ली है, तो कीमतें तो कम होंगी और जाहिर है चूंकि हम भारी मात्रा में तेल आयात करते हैं, गैस आयात करते हैं, एलपीजी आयात करते हैं, तो उसकी जो कहीं ना कहीं भारत के लिए तो बड़ी राहत की खबर होती है। और हम इसका सीधा सीधा असर यह है कि आम उपभोक्ता के लिए, चाहे वो हमारे रुपए के लिए हो, चाहे आरबीआई के लिए हो, सबके लिए कुल मिलाकर के एक अच्छी खबर बनती है। लेकिन जो लक्ष्मण, जो आपने अभी इंट्रोडक्टरी रिमार्क में आपने बोला, इसको डील तो कम से कम मैं नहीं कहूंगा, ये तो एग्जिट डील, अगर डील शब्द का प्रयोग करना तो एग्जिट डील है। अमेरिका को एग्जिट चाहिए था वहां से, ठीक उसी तरीके से जैसे वो अफगानिस्तान से निकले थे। इन्हीं अफगानिस्तान की डील इन्हीं ट्रंप साहब ने करी थी, उसका इंप्लीमेंटेशन बाइडेन सरकार ने किया, लेकिन डील इनके समय में हुई थी। तो अमेरिका वहां किसी भी तरीके से इस जो हालात में वो फंस गया था, वहां से निकलना चाहता था। तो इसलिए ये एक आप गहराई से देखें तो एग्जिट अरेंजमेंट है या एग्जिट डील, आप उसको चाहे तो वो बोल सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जो आपने ये जिक्र किया कि क्या टिकाऊ है या नहीं, अगर टिकाऊ नहीं है तो तेल गैस सबके लिए प्रश्न चिन्ह बनेंगे। और साथ साथ ये खबरों का आना कि ईरान की तरफ से खासतौर से कि भाई ये ईरान और ओमान का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे,
एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, टोलिंग की बात नहीं हो रही कि टोल लगेगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि फिर तो वो जो मर्जी आगे चल के करेंगे और उसको लेकर के परेशानी पैदा होगी। लेकिन सबसे अहम इस समय बात यह है कि जो ये एक एग्जिट डील है अमेरिका के हिसाब से, अमेरिका को वहां से निकलना था। तेल की कीमतें बहुत ऊपर जा रही थी अमेरिकी उपभोक्ता के लिए, उससे अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है, जो वहां का जो महंगाई है, उस पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था और वहां चुनाव आने वाले हैं, इसलिए वहां से उनका निकलना जरूरी था। साथ में दूसरा, अमेरिका का कहना है कि इसमें इजराइल शामिल है, लेबनान का मसला शामिल है। इजराइल साथ बात कर रहा है, इजराइल का सीधा यह है कि वो तो ग्रेटर इजराइल का वो एजेंडे पर काम कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि आप देखिए 28 फरवरी से पहले अमेरिका या कुल मिला के ईरान की जो स्थिति, क्या उसमें से ईरान मजबूत होकर निकला है क्या, या ईरान को ज्यादा फायदा हुआ है? गहराई से देख लीजिए, अमेरिका को क्या मिला है? अमेरिका को कुछ भी नहीं मिला है। अमेरिका जो सर, पहले उसका दबदबा था इस पे मिडिल सर ईस्ट के हम अंदर, लोग, जो रॉक था, हाँ मैं उसी पे हाँ वो कमजोर हुआ। आपने ग्रेटर इजराइल आपने छोड़ दिया, उनका एजेंडा, और अब आपने ईरान के सामने भी कहा जो वो ग्रेटर ईरान वहां बनाना चाहते हैं, ये सब छोड़ के आप जा रहे हैं। तो एग्जिट डील है ये, और इसको मैं पीस डील कम से कम के नाम से तो नहीं उसको स्वीकार करूंगा। ये एग्जिट डील है, पीस डील के नाम से आप स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन आपने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही वो कि फिलहाल तो मार्केट जो कच्चे तेल के है वो कीमतें थोड़ी सी कम हुई हैं, लेकिन अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल होता है तो एक अनिश्चितता बना रहेगा। कंट्रोल शब्द का इस्तेमाल किया है, टोल टैक्स जैसी चीज़ें का अभी बात यहाँ पे नहीं हुई है। इस पर मैं और डिटेल में आगे चल कर आऊँगा, लेकिन सबसे अहम सवाल, सबसे केंद्रीय सवाल ये है जिस पर हर कोई जवाब चाहता है और उसी से ये सारी चीज़ें लिंक हुई हैं, वो ये कि जिस माहौल में डील का ऐलान किया गया है वो डील कितना टिकाऊ है, कितना टिकाऊ। जब ये पूछ रहा हूं तो दो सवाल। पहला कि इजराइल कह रहा है जी हम सॉवरेन कंट्री, हम नहीं मानेंगे, हमारे ऊपर बाध्यकारी नहीं है। दूसरा, ईरान कह रहा है कि ये बहुत ही ट्रस्ट डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा पिछले दिनों बन गया है, तो हमें देखना होगा कि पहले चरण के डील में कितना ये लोग कायम रह पाते हैं। इसलिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ये डील कितना टिकाऊ है। वीणा सिकरी मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगी कि ये तो डील है ही नहीं, ये तो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसका नाम भी पीस डील नहीं है, इट जस्ट गोइंग टू बी अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू जो होता है वो एक इंटरिम होती है, वो इट डजंट हैव, इसका लीगल बेसिस भी इतना स्ट्रांग नहीं होता है, नंबर वन। नंबर दो, जो बात आज के दिन में 1-to-1 हो रही है वो ये कि ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलने की इजाजत दे देगा, और नंबर दो, कब्जा जो है ईरान और ओमान का रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। सारे शिप्स जो हैं उनकी पोजीशन पे जाएंगे, नंबर वन। इसके डायरेक्ट ऑपोजिशन में अमेरिकन नेवल ब्लॉकेड हटा दिया जाएगा। अच्छा, इस प्रोसेस के लिए अमेरिकन ब्लॉकेड, नेवल ब्लॉकेड को हटाने के लिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नॉर्मलिटी पे आने के लिए कम से कम 30 दिन चाहिए, कम से कम। अगर सब चीजें स्मूथ रही तो, और अगर अमेरिकन विड्रॉल ऑफ नेवल ब्लॉकेड स्मूथ अनइंटरप्टेड रहा तो 30 दिन चाहिए। तो 30 दिन का जो पीरियड, जो इंटरिम पीरियड है, उसमें क्या होगा कुछ पता नहीं है। तो ये एक बहुत ही फ्रेजाइल चीज है। और ये भी देखने वाली बात है कि नेवल ब्लॉकेड भी एक इलीगल एक्ट है, एक्ट ऑफ वॉर है, जो सीजफायर के इम्प्लीमेंट होने के बाद लागू किया गया। और जो कंट्रोल ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान और ओमान अब ले रहे हैं, वो भी एक ये चीज थी जो वॉर के पहले थी ही नहीं। सो ये दोनों चीजें जो अब सबसे बड़ी डिस्कशन की बातें हैं, ओपनिंग ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज और विड्रॉल ऑफ नेवल ब्लॉकेड, ये तो लड़ाई के पहले थे ही नहीं। और जो लड़ाई के पहले, जो फरवरी 28 के पहले, जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया, उससे पहले भी पीस टॉक्स चल रही थी। ओमान के जरिए पीस टॉक चल रही थी जिनीवा में बिटवीन ईरान एंड यूएसए। और उस वक्त ओमान के विदेश मंत्री ने कहा था कि बड़ा प्रोग्रेस मिला है, ब्रेक थ्रू हो रहा है, और बिल्कुल ब्रेकडाउन नहीं है, ब्रेक थ्रू है। और उसके बावजूद इजराइल और अमेरिका ने टॉक्स ब्रेक ऑफ करके अटैक कर दिया। लेकिन ये देखिए कि उस अटैक का जो मकसद था, ईरान को खत्म करने का जो मकसद था, वो नहीं हुआ है। लेकिन आज तक इजराइल उसी मकसद पे अटका हुआ है।
उन्होंने कहा है कि हमारा मकसद वही है और हम हमारा मकसद इस मकसद को पूरे करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। ये पीस डील मेमोरेंडम जो भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो भी है, हम इसके भागीदारी नहीं है, हम इसमें हमें कंसल्ट नहीं किया गया है, तो हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है कि हम इसको ऑब्ज़र्व करें। तो ये जो इज़राइल कह रहा है और उसके बाद ईरान तो कह रहा है कि लेबनान का जो सवाल है, वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के दिन में अभी ईरान ने अनाउंस किया है कि उनके वेस्टर्न रीजन में वो सब फ्लाइट्स उन्होंने कैंसल कर दी हैं। तो उनको ये ज़रूर होगी कोई एप्रीहेंशन, कुछ इन्फॉर्मेशन होगा कि इज़राइल की तरफ से शायद वहाँ पे कुछ अटैक होने वाला है। तो इसलिए हर लिहाज से देखा जाए तो ये एक बहुत ही फ्रेजाइल डील है। तैयारियां तो जरूर हो रही हैं कि फ्राइडे को इस पे सिग्नेचर होगा, लेकिन 5 दिन जो बीच में है सोमवार और शुक्रवार के बीच, उसमें क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन में भी जो ओपनिंग ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मोज और विड्रॉल ऑफ नेवल ब्लॉकेड, ये बहुत ही नाजुक चीजें हैं। तो जो पेट्रोलियम और गैस की कीमतें कम हुई हैं, वो तो थोड़ी सी कम हुई हैं। जो फ़रवरी 28 को जो कीमतें थी, उससे तो बहुत ज़्यादा बढ़ावे की कीमतें हैं आज के दिन में भी। सो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत आगे चलना है इस डील को, इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इम्प्लीमेंट करने में और विश्वास दोबारा दिलाने में। ईरान खुद कह रहा है कि हमें विश्वास नहीं है। इज़राइल और यूएसए के बीच अब ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है। आज के दिन में इज़राइल के अखबारों में सब ये लिखा है कि इज़राइल और यूएसए के बीच ट्रस्ट डेफिसिट है। फ़रवरी 28 को 3 महीने पहले दोनों मुल्कों ने इकट्ठे होके एक ही मकसद से अटैक किया है ईरान पे, और 3 महीने बाद वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारा तो ट्रस्ट डेफिसिट है। तो ये सब चीजें को गिनते हुए मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ बात आगे बढ़ेगी या नहीं। और ये जो न्यूक्लियर का इश्यू है वो तो अलग से है, वो तो बाद में जब ये नेवल ब्लॉकेड इस पे मिस्टर वीना सिकरी मैम, हाँ, इस पे मैं आऊँगा, चूंकि न्यूक्लियर का इशू ये लोग सेकंड पार्ट के लिए रखे हैं, लेकिन आपका कहना है कि फर्स्ट ट्रांच जो है, जो डील नहीं है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वही होना मुश्किल दिख रहा है आपको। लंदन से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक साहब जुड़ रहे हैं। नरेश कौशिक साहब, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहीं मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो जाएगा? मुझे तो ये लगता है कि देखिए, ट्रंप जितने डेस्परेट हैं, वो चाहते हैं इस युद्ध से बाहर निकलें। और कल वो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, कल उनके 80वें जन्मदिन पर ये डील साइन हो जाए। साइन तो क्या हुआ कि ईरान ने उनका 80वां बर्थडे पूरा होने तक ये पुष्टि भी नहीं की कि वो इसके लिए तैयार हैं, इस डील के लिए तैयार है। उसके लिए भी उन्होंने 80, जब उनका वो दिन बीत गया उसके बाद उन्होंने वो ऐलान किया, और ट्रंप ने अपने 80वें दिन बर्थडे पर ऐलान कर दिया। इससे मुझे याद आता है किस तरह से ईरान ने जिम्मी कार्टर के साथ किया था 1979 में, जब बंधकों को उन्होंने रिहा नहीं किया। उन्होंने बहुत कोशिश की जिम्मी कार्टर ने कि वो बंधक रिहा हो जाए, उनके जाते जाते वो उन्होंने नहीं किया। जैसे ही पहले दिन रेगन ने जब शपथ ली 1980 में, तब बंधकों को रिहा किया। तो इससे ये पता चलता है कि ये दोनों पोजीशन किस तरह से हैं। ईरान का पलड़ा किस तरह से भारी है और अमेरिका का पलड़ा कितना झुका हुआ है। ईरान इसमें पूरा से पूरा अपना फायदा उठाना चाहता है, और उसकी जो स्थिति है इस लड़ाई से काफी मजबूत हुई है। और अब हो ये रहा है कि ट्रंप के सामने तो ऐसा लगता है कि लौट के बुद्धू घर को आए, क्योंकि जब ये जो डील, जिसको हम डील कह भी रहे हैं, वो दरअसल क्या है कि अभी तो सिर्फ वो उस फ्रेमवर्क पर एक समझौता होने जा रहा है। वो भी अगर होता है अगले फ्राइडे तक, वो ये होगा कि आप ये जल डमरू मध्य जो है हॉर्म्यूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज, इसको आप खोले। ये तो पहले से खुला हुआ था, तो इसमें तो कोई रुकावट नहीं थी। ये रुकावट तो इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद आई है, और उसके बाद 60 दिन का बाद, अगर इस जो बातें आ रही हैं उसमें आता है, उसके बाद भी फिर न्यूक्लियर की बात होगी। लेकिन उससे पहले ईरान
कुछ और रियायतें चाहता है, और मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका को वो रियायतें देनी होंगी जिसमें उनको जो उनके एसेट्स जो फ्रीज होने जो करना है, उनको जो उन्होंने फ्रीज कर रखा है अमेरिका ने, उनको रिलीज करना, ये एक ईरान चाहता है। और इसके अलावा जो 300 बिलियन डॉलर का जो रिकंस्ट्रक्शन फंड की बात कर रहा है, कल सीबीएस को इंटरव्यू देते हुए जेडी वांस ने ये बात कही है कि अगर ईरान अपने कमिटमेंट पर जारी रहता है तो हम ये भी उनको इसके लिए भी हम तैयार हैं। इससे ये पता चल रहा है कि अमेरिका किस तरह से एक तरह से मजबूर हो गया है इस लड़ाई को खत्म करने के लिए। और उसमें जैसा कि आपने बताया कि इजराइल उसमें बहुत बड़ी बाधा है, और इजराइल तो बड़ी बाधा है ही कि ईरान के अंदर जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो वहां आईआरजीसी जो वहां ईरानी रिवोल्यूशनरी फोर्स कॉर्प है, वो जो है इसमें कोई रियायत अमेरिका को देने वाले नहीं है, देने की वो नहीं रखते हैं। तो इसीलिए ट्रंप को ये मजबूर होकर ये करना पड़ा कि आप ऐसा कीजिए कि पहले आप ये जल डमरू मध्य पर समझौता कर लीजिए, उसके बाद हम ये इस पर फिर बाद में बात करेंगे। तो इससे ही ये पता चलता है कि ये जो कितना फ्रेजाइल है, और जिस तरह के रिएक्शन इजराइल से आ रहे हैं। अब देखिए, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ये लड़ाई शुरू की थी, ये और वाकई आज काफी इजराइल फ्रेजाइल है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। इस पे मैं आऊंगा आगे चल के। नरेश कौशिक साहब, आपने बड़ा सही पॉइंट उठाया कि ये लड़ाई शुरू की थी इजराइल और अमेरिका ने मिल करके, लेकिन अब अमेरिका एक तरफा डील कर रहा है, लेकिन इजराइल उसमें शामिल नहीं हो रहा। हमारे साथ जुड़े हैं वाशिंगटन डीसी से सौरभ शुक्ला साहब, जो कि फाउंडर हैं न्यूज़ मोबाइल के और चीफ व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं। सौरभ शुक्ला साहब, आपका स्वागत है हमारे शो में। आप पहली बार हमारे शो में आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमारे बाकी पैनलिस्ट के आपने व्यूज़ सुने। आपको क्या लगता है कि वाकई ट्रंप इस पूरे वॉर से बाहर निकलना चाह रहे थे, इसलिए बहुत जल्दी में इन्होंने इस डील का या फिर ऐसे किसी समझौते का एमओयू का ऐलान किया इन्होंने? एक तो सबसे पहले मैं वीना सीकरी जी, नरेंद्र जी और अपने जो हमारे पत्रकार भाई हैं लंदन से, उनको नमस्कार कहता हूं। बहुत पुराने हमारे संबंध है, बहुत मैं इज्जत करता हूं। मैं आपको बताऊं कि मैं जमीनी हकीकत बताना चाहता हूं आपको, वाशिंगटन डीसी से क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है, देखिए, जब भी कोई समझौता होता है तो गिव एंड टेक होता है। मैं अभी भी इस एमओयू को जैसे वीना जी भी कह रही थी कि मैं इसको एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म से देखता हूं। ऑप्टिमिज्म इसलिए क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कम से कम इतना तो हो गया है कि वहां से जो तेल के जो जहाज फंसे हुए थे उनका आना जाना शुरू हो गया है। वो सबसे बड़ी बात है, ये आपको नोट करना पड़ेगा। वो विश्व के लिए अच्छा है, भारत और एशिया के देश जो त्रस्त थे उनके लिए बहुत अच्छा है। हर डील में एक गिव एंड टेक होता है, टेम्पलेट जाते हैं आते जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा एक पेचीदा जिसे कहते हैं कि इशू था। मैं ये नहीं कहूंगा कि अमेरिका ने ये डील जो है अंडर प्रेशर से की है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं देखूं, अब बहुत लोग कह रहे थे कि मिड टर्म्स की वजह से राष्ट्रपति ट्रंप बहुत कुछ ये समझौता करना चाहते हैं। मैं आपको यह जमीनी हकीकत बताता हूं कि जो जो कैंडिडेट थे जो रिपब्लिकन पार्टी में भी उनके खिलाफ थे, वो सबके सब प्राइमरीज हार गए। तो ट्रंप का जो एक पलड़ा है वो अभी ऊंचा ही है। ये बात जरूर है कि वो नहीं चाहते, और उनके जो एडवाइजर्स हैं वो नहीं चाहते कि जरा सा भी अब इस युद्ध को आगे खींचा जाए। जहां तक ईरान की हालत है, हालत यह है कि वो इकोनॉमिकली, मिलिटरीली पूरा डेसिमेट हो गया है, और वहां ईरान के अंदर भी कट्टरपंथियों को छोड़ दीजिए जो न्यूक्लियर ऑप्शन नहीं छोड़ना चाहते, पर बाकी सब में ये रजामंदी थी कि डील किसी तरह हो। और मुझे इसमें एक पॉजिटिव ये दिखता है कि कम से कम एक एमओयू का एग्रीमेंट हो गया है। हाँ, अच्छा, जहां तक इजराइल का सवाल है, मैं कई यहाँ जो सूत्र हैं उनसे बात की मैंने। इजराइल जो है वो अपनी एक ओवर्ट पोस्चर रखेगा, और उसका कारण ये है कि वो जो हार्डलाइनर्स हैं ईरान में, उनको ये मैसेज जाए कि ये डील से ये मत समझो कि हमारा पलड़ा नीचे हो गया है। हमारे पास अभी भी ये ऑप्शन है कि अगर आप अबाइड नहीं करते अपनी इस डील के जो एमओयू जो हुआ है उसके टर्म्स में, तो हम उसमें फिर दोबारा आपका इसको वार करेंगे। दूसरी बात, एक चीज और है, जो जेडी वैंस का आप जिक्र कर रहे थे, वहां पर मेरे कई व्हाइट हाउस के लोगों से भी बात हुई। उनका जो ये मैसेजिंग है ये बड़ा क्लियर है कि ये जो डील हुई भी है वो वहां पर एक फेज मैनर में जो पैसा भी जो ईरान का जो बिल्कुल अंडर सैंक्शंस
वो जो इन्होंने लगाई हुई थी और जो सैंक्शन के अंडर था पैसा, वो भी रिलीज होगा जब जैसे जैसे वो प्रोग्रेस वहां करेंगे। तो आई थिंक ये जो डील है, मुझे अगर आप देखें आज की बात में, ये एक अच्छा एमओयू है। विश्व के लिए अच्छा है, भारत के लिए अच्छा है और लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि सब लोग इस युद्ध से त्रस्त थे। और मुझे लगता है कुछ भी डेवलपमेंट, एवरी इंक्रीमेंटल स्टेप्स मैटर्स अ लॉट। इवन दो आई व्यू इट विद कॉशियस ऑप्टिमिज्म, आई स्टिल फील दिस इज अ फॉरवर्ड मूवमेंट। और इसके अंदर आपको, चाहे आप उनके सब कोई, हम लोग हर मत से सहमत नहीं होते राष्ट्रपति ट्रंप के, पर उन्होंने अपना जो है पूरा पॉलिटिकल कैपिटल इस डील के पीछे लगाया है। हालांकि कई लोग उनके उसमें भी इसके पूरे पक्षधर नहीं थे और इजराइल भी उसमें उनकी राय पूरी तरह उनके साथ नहीं थी, पर वो चाहते थे कि ये अब अंत हो। तो मुझे लगता है पहला जो ये स्टेप है, ये पॉजिटिव स्टेप है और इसको हमें उस तरह से देखना चाहिए। लक्ष्मण। बिल्कुल, पहला ये पॉजिटिव स्टेप है और हमें उस तरफ से देखना चाहिए। आपके लिए कई सारे सवाल हैं सौरभ, लेकिन एक सवाल मैं पूछ लूं, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा कि क्या कोई एक चांस बनता है, क्या चांस या फिर कहीं कोई एक आशंका है, क्या आशंका शब्द ज़्यादा अच्छा है, कि इजराइल यूएस की बात ना माने, लेबनान पे स्ट्राइक करना जारी रखे, या फिर लेबनान के जिस हिस्से को उसने कब्जा कर रखा उसे ना छोड़े? देखिए, इजराइल के अंदर मैं एक चीज बताऊं कि जो नेतन्याहू है, उनके लिए पॉलिटिकली भी बहुत जरूरी है कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ रहें और उनकी बात माने, क्योंकि उनकी जो अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन है वो इजराइल के अंदर बहुत अच्छी नहीं है। तो उनको, मुझे लगता नहीं, वो पोस्चरिंग मत सोचिए, पर मुझे लगता है वो राष्ट्रपति ट्रंप की बात मानेंगे। ये बात और है कि जमीनी हकीकत कुछ और हो जाए, वहां पर उनको कोई एविडेंस मिले कि ईरान जो है वो अपने डील पर नहीं कायम है, तो वो चीजें चेंज हो सकती है। पर मुझे लगता नहीं कि इस पर जो पब्लिक पोस्चरिंग पे आप ना जाएं। अंदर की बात यह है कि ये जो डील है, इसमें इजराइल की भी रजामंदी थी। ऐसा नहीं था कि नहीं होती, नहीं तो ये एमओयू भी आगे अनाउंस नहीं होता। ये मैं आपको कह दूं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल जो है वो बहुत जिसे कहते हैं साथ में मिलकर ही इसमें युद्ध में उतरे थे और उनका जो तालमेल है वो बहुत स्ट्रांग है। और जो नेतन्याहू भी है वो ट्रंप की बात नकारेंगे नहीं, पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली। बिल्कुल, दरअसल मैं आपके पास एक दो सवाल लेकर और आऊंगा, मिसाल, हाँ, एक सवाल और लेकर आऊंगा आपके पास आगे चलकर। मैं अभी बता दूं सवाल कि इस डील, इस पूरे वॉर से यूएस को, खासतौर से ट्रंप को क्या हासिल हुआ? जिस टारगेट को लेके वो चले थे, हम लोगों को मुझे लगता है कि उसमें से शायद ही कोई टारगेट अचीव कर पाए होंगे, लेकिन इसका जवाब लूंगा आपसे। इससे पहले एक सवाल, तनेजा साहब, जो ये कह रहे थे सौरभ शुक्ला जी, वो मुझे उसमें वैलिड पॉइंट दिख रहा है। अभी क्या था? अभी स्थिति ये थी कि पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था, जो जहाज उधर है, पूरी दुनिया कच्चे तेल को लेकर के, गैस को लेकर त्रस्त थी। कम से कम उसे तो राहत मिल गई फिलहाल। इसको इस नजरिए से क्यों ना देखा जाए? नहीं, आप चाहें तो ऐसे देख सकते हैं। राहत तो यह है कि भाई इन्होंने ही बंद करा था, युद्ध हुआ, ईरान के पास कोई तरीका नहीं था, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वेपनाइज कर दिया और बंद कर दिया। अब आप इसको डील बोल रहे हैं, आप इसको एग्जिट डील बोल रहे हैं, जिस नाम से भी बुला लें, नाम में क्या रखा है। लेकिन यह है कि जो भी बोले तो उससे यह है कि भाई आवागमन जो है वो शुरू हो जाएगा टैंकर्स का, और बाजार के सेंटीमेंट्स थोड़ा ठीक हो जाएंगे। वीणा सिकरी मैम। देखिए, बात ये है, द फ्रेजिलिटी, जो इतनी नाजुक सी एमओयू है, ये बैलेंस उसका बहुत ही नाजुक है। और हमने खुद देखा है भारत में कि पिछले दिनों में भारत के जो सेलर्स, 3 उन्होंने अपनी जान गंवाई है और उनके ऊपर डिलिबरेटली अटैक किया गया है। वो सेलर्स ने खुद कह रहे हैं कि मिसाइल आके हम पे अटैक कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे इंडियन सेलर्स हैं। उसके बाद जो है, जरूर एक हमारी एलएनजी की शिप निकली है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, बट ये दिखाता है कि इस पे कुछ ऐसे इतनी लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है डील पे। कोई फिक्स सिचुएशन नहीं है कि सब कुछ सेफ होगा और अब के बाद किसी पे चीज पे अटैक नहीं होगी। इस पे किसी को डेफिनेटली नहीं देखा जा सकता। और मैं ये कह रही हूँ कि गारंटी नहीं मिल पा रही है जी। और जो शुरुआत है, जो आज डोनाल्ड ट्रंप ने जरूर या कल उन्होंने एक ट्वीट की थी कि हाँ, मैंने अपने नेवी को कह दिया कि वो विड्रॉ करें वहां से। तो ये अब वो विड्रॉल शुरू हुआ है कि नहीं?
या फ्राइडे के बाद शुरू होगा, ये पता नहीं। दूसरी बात, ये जो चीजें हैं अबाउट दी एसेट्स जिन्होंने कौशिक साहब ने भी जिक्र किया, ये एक बहुत जरूरी बात है ईरान के लिए। तो ईरान का पल्ला जरूर भारी है इस वक्त, और वो जरूर अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि उनका पल्ला भारी रहे, और इसमें नंबर वन अटैक ऑन एंड लेबनान ये ना हो, लेकिन इजराइल की तरफ से ये अटैक तो कंटिन्यू हो जा रहा है। दूसरी बात ये कि उनके जो ये जो एसेट्स जो उनकी रिलीज चाह रहे हैं, सैंक्शंस विड्रॉ की जाए, वो इस सब का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा ना, विड्रॉल ऑफ द नेवल ब्लॉकेड प्लस रिलीज ऑफ एसेट, तभी जाके ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज की नॉर्मलिटी होगी। इसलिए तो कह रहे हैं कि 3 दिन लगेंगे कम से कम। तो इसमें मैं कह रही हूँ जरूर एमओयू साइन हो जाए जरूर, और इस पे हम ये भी कॉशियस ऑप्टिमिज्म जैसे सौरभ जी ने कहा कि वो भी बता सकते हैं कि ठीक है, अच्छी बात है, कुछ ना कुछ तो साइन हो जाए। लेकिन ये जो हमने देखा है कि 3-4 बार फरवरी 28 को जिनीवा में नेगोशिएशन हो रहे थे, वो रद्द हो गए। इस्लामाबाद में जो मीटिंग हुई उसमें भी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान ने कहा था कि वी वो ऑलमोस्ट देयर, एमओयू तकरीबन तय हो गया था, फिर एकदम से 1-2 फोन कॉल आए और सब कुछ रद्द हो गया और जेडी वांस वहां से छोड़ के चले गए। तो ऐसे बहुत मौके आए हैं पिछले 3-4 महीने में, और पिछले साल भी जून 2025 में जब अमेरिका ने अटैक किया ईरान पे, तब भी निगोशिएशन हो रही थी, उनको बंद करके अटैक हुआ था। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये फ्रेजिलिटी देखनी चाहिए, ये रिकग्नाइज करनी चाहिए, और ये सोचना कि अभी जो है बिल्कुल स्टेट ऑफ हॉर्मस बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, ये एक बहुत डिफिकल्ट चीज है। जरूर भारत ने जो किया है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई, अब 41 कंट्री से ले रहे हैं, वही हमारे लिए सबसे सहायता वाली बात वही है कि हम ये डाइवर्सिफिकेशन को स्ट्रेंथन करते रहें, क्योंकि ये डिपेंड करना सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मस पे, ये एक रिलायबल चीज बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। दरअसल एक सवाल और आपसे पूछ लूं नयन तनेजा साहब, कि जेडी वैंस का इंटरव्यू चल रहा था कुछ देर पहले, तो उनसे जब पूछा गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का पोजीशन क्या रहेगा, क्या ईरान के कंट्रोल में रहेगा या बिल्कुल फ्री रहेगा, तो उन्होंने बड़ा सधा हुआ शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म में स्टेट ऑफ हॉर्मुज फ्री रहेगा। तो यानी शॉर्ट टर्म में क्या आपको लग रहा है कि ये शायद ईरान के कंट्रोल में रहेगा और ईरान इसके एवज में हो सकता है कुछ उस पर टोल जैसा वसूले, और अगर नहीं भी वसूले तो उस एरिया से गुजरने वाले शिप के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब चीज़ें थोड़ी सी महंगी हो जाएंगी? नहीं, देखिए, अगर जो है ईरान और ओमान के बीच में ये सहमति है, जिसकी काफी दिनों से खबरें आ रही हैं, और उस पर अमेरिका की सहमति भी हो जाती है, ठीक है, आप इस पे कोई टोलिंग नहीं करेंगे, टोल नहीं लगाएंगे, लेकिन आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आपका रहेगा। अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ईरान और ओमान के हवाले कर दिया, फिर उनकी मर्जी है वो उसका क्या करते हैं। वो उस पर टोलिंग भी कर सकते हैं, वो उस पर कोई इन्वायरमेंटल के टाइम से भी लगा सकते हैं, कुछ देशों को आना जाना जो है उस पर भी रोक लगा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इससे, ये तो एक इंटरनेशनल वाटरवेज है, शताब्दियों से वहां पे कभी जो किसी देश का कब्जा नहीं रहा, वो एक अंतर्राष्ट्रीय फ्री चैनल रहा है हमेशा। तो अब उस पर ये अमेरिका आकर के वो उसको किसने अधिकार दे दिया। और दूसरी बात यह है कि क्या सऊदी अरब वगैरह की तरफ से रिएक्शन नहीं होगी, जो कि सऊदी अरब जो है वो सुन्नी पावर है, ईरान जो है वो शिया पावर है, कौन नहीं जानता इसको। और दूसरी बात, जो बड़े आयातक हैं खासतौर से भारत और चीन, है ना, वो क्या चुप रहेंगे इसको लेकर के। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये हो गया स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो स्थायी रूप से जो है वो वेपनाइज हो गई। तो भारत जैसे देशों को तो फिर देखना पड़ेगा तेल और कहां से मंगाया जाए। मतलब एक सीमा से आगे आप उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। कैसे डिपेंड करेंगे अगर जो है जो चैनल है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ही पहली बार, इतिहास में पहली बार आपने 2 देशों के हवाले कर दिया। 2 देशों में चलेगी तो ईरान की, ईरान बड़ा देश है, ओमान तो छोटा देश है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत जैसे देश कतार से इतनी भारी एलएनजी मंगाते हैं, एलपीजी मंगाते हैं, कच्चा तेल मंगाते हैं, सऊदी अरब से मंगाते हैं, कुवैत से मंगाते हैं, इराक से मंगाते हैं, इन सारे देशों से जो मंगाते हैं उसके बारे में सोचना पड़ेगा। एनर्जी सिक्योरिटी के नजरिए से अगर हम देखेंगे तो वो तो बहुत बड़ी अड़चन पैदा हो गई, उससे भी बड़ी। अमेरिका के जो वहां युद्धपोत लगे हुए थे, ये उससे बड़ी अड़चन है, क्योंकि आपने उनके हवाले कर दिया। तो इसलिए ये बहुत सारी बातें होती हैं। ट्रंप, अब वांस ने तो ये भी कह दिया कि डिजिटली डील तो साइन हो गई है, उन्होंने तो ये भी कहा है। तो समझ में नहीं आ रहा, ट्रंप साहब कुछ बोल रहे हैं, जेडी वांस कुछ बोल रहे हैं, ईरान कुछ बोल रहा है, इजराइल कुछ बोल रहा है, हजबुल्ला कुछ बोल रहा है। तो प्रश्न होता है कि अभी जो है जो कुछ भी हो रहा है, इसको खाली देखिए लक्ष्मण, आप मुझसे खाली तेल पे कमेंट चाहते हैं, आप गलत चाहते हैं।
तेल तो उसमें जो कुछ वहां होगा उस पर होगा। खाली नजरिया ये नहीं है कि तेल की कीमत क्या हो गई। देखना यह है कि अगर वो इलाका जहां से भारी मात्रा में तेल, गैस और एलपीजी मंगाते हैं पारंपरिक रूप से, अगर वहां पे अमेरिका की सहमति होती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जो चोक पॉइंट है, वर्ल्ड का सबसे खतरनाक चोक पॉइंट है, वो दो देशों के हवाले कर दिया जाता है और अमेरिका उस पर मुहर लगा देता है। इसका मतलब ये हुआ भारत को सोचना पड़ेगा, जो पारंपरिक रूप से भारी मात्रा में वहां से तेल मंगाते थे, तो उसके बारे में क्या उस पर डिपेंड करना हमारी सामरिक दृष्टि से क्या सही फैसला होगा। कीमत वीमत को आप छोड़ दीजिए, कीमत विषय ही नहीं है इस समय। बात यह है कि क्या हम स्ट्रेटेजिकली डिपेंड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है, अगर भारत जो है, अगर भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी देखनी है, तो हमको देखना पड़ेगा अगर वास्तव में किसी भी तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ईरान और ओमान के हवाले किया जा रहा है, हालांकि ओमान मित्र देश है, प्रश्न वो नहीं है, अगर ऐसा होता है तो भारत को अपनी निर्भरता एलएनजी, एलपीजी, कच्चे तेल को लेकर के मिडिल ईस्ट के कंट्रीज पे जो आज है उसका 20% कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर वो, इसका मतलब ये हुआ कि वो एरिया खतरनाक हो गया हमेशा के लिए, और हमको ज्यादा तेल वहां से फिर नहीं मंगाना चाहिए। हमको दूर दराज से गुयाना से लाना पड़े, अमेरिका से लाना पड़े, कनाडा, हम लेकर के आए, लेकिन ऐसे इलाके पे अपनी निर्भरता, हमने निर्भरता रखी और पिछले 100 दिन में हमारी अर्थव्यवस्था क्या हुआ है हम जानते हैं, हमारी कंपनी का क्या हाल हुआ है हम जानते हैं, एलपीजी लेने वाले उनके साथ क्या हुआ वो जानते हैं। तो अमेरिका को क्या अधिकार होता है इतनी 10,000 मील से दूर जाकर के और यहां पर ये बोल दें ये ईरान के हवाले हमने कर दिया, क्योंकि आप एग्जिट करना चाहते हैं, आप परेशान हो चुके हैं। आप 28 फरवरी से पहले जो हालात वहां पे थे, मुझे बताइए उसमें कौन सा सुधार आ गया। ये बात हो रही है हमने स्ट्रेट हॉर्मुज खोल दिया, अरे वो स्ट्रेट हॉर्मुज तो खुली हुई थी, 28 फरवरी से पहले खुली हुई थी। तो आप क्या, किस तरह का अचीवमेंट है आप बात करना बंद तो चाहते आपने हैं? कराया बंद, तो प्रश्न ये होता है, हाँ, इसलिए बंद तो आज आपकी की वजह से तारीख हुआ। में लक्ष्मण, आज की तारीख में अगर आप मुझसे ये कहते हैं मैं अपने को सीमित रखूं तेल की कीमत रखते हैं, तो फिर मेरी इस बहस में कोई आवश्यकता ही नहीं तेल है, की- विषय तो है ही नहीं, तेल की कीमत विषय नहीं है। नहीं, आज विषय ये है कि तेल हमारा की हमने कीमत उसे तो तेल एक की उसका कीमत छोटा और सा उपलब्धता पॉइंट क्या है। होगी। नहीं नहीं, आपको लगता है कुछ तेल की कीमत एक उसका एक छोटा सा इम्प्लीकेशन है। जो बड़ी बात आपने बताई कि वो चीज़ें जिस पे आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दो देशों का दे रहे हैं, वो 28 फरवरी से पहले किसी का नहीं था, बिल्कुल खुला हुआ था। तो अचानक से आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देने का अधिकार रखते कैसे? ये बहुत बड़ा पॉइंट आपने उठाया है। और अलग अलग व्यूज़ अलग अलग लोगों के निकल कर आ रहे हैं, चाहे इजराइल हो, चाहे ईरान हो, चाहे यूएस हो। तो इसमें नरेश कौशिक से आपके पास आऊँ, लेकिन सौरभ शुक्ला जी, आपको कुछ क्लैरिटी है इसमें? क्या व्हाइट हाउस क्या सोच रहा है इस पर? देखिए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, एक उनका बड़ा ये मुद्दा ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कोई भी देश वेपनाइज नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो इंटरनेशनल वाटरवे है। कल को अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर टोल लगाए या कुछ करे, तो फिर स्ट्रेट ऑफ मलक्का में कोई और दूसरा देश लगाएगा, और भी बड़ी सारी स्टेट्स हैं। तो ये तो एक बहुत इसका खराब एक प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो वो मुझे लगता नहीं कि जो टोलिंग वाली बात है, वो मुझे लगता नहीं कि एमओयू में भी होगी और उसमें कुछ रजामंदी होगी। एक चीज और, मैं आपका सवाल जो आप मुझे पहले पूछ रहे थे वो भी उसका जवाब दे दूं कि अमेरिका को इस युद्ध से और इस एमओयू से क्या फायदा हुआ। जरा दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो जो ईरान था, उसकी जो मिलिट्री पावर है वो काफी हद तक डेसिमेट हो गई है। जो पहले वाला ईरान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, रजीम चेंज जो था वो नहीं हुआ है, इसमें बिल्कुल सही बात है। चाहे वो कुछ भी कहें, वो बात बिल्कुल एक उभरी है। तीसरी बात, न्यूक्लियर इशू पर अगर ईरान जो, और फाइनल मैं इसको एक बार देखना चाहूंगा कि जब फ्राइडे को ये साइन होगा कि क्या उसकी टर्म्स हैं। न्यूक्लियर इशू पर ईरान की रजामंदी बहुत बड़ा स्टेप होगा, क्योंकि अगर एनरिच यूरेनियम वो देता है, क्योंकि आप सोचिए युद्ध में उसने मिडिल ईस्ट के जो देश थे, दुबई का क्या हाल किया, और जगह जो फाइनेंशियल सेंटर्स थे, कहां कहां पर उसने मिसाइल दाग दी। अगर एक रोग रिजीम के पास न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर एनरिच यूरेनियम रहेगा, तो वो हमेशा का एक खतरा जो है वो मंडराता रहेगा, और वो मिडिल ईस्ट पे नहीं पूरे विश्व पे उसका खतरा रहेगा। मैं हमेशा इस बात का पक्षधर हूं कि रोग रिजीम चाहे कोई हो, कोरिया हो, चाहे पाकिस्तान। एनरिच यूरेनियम तो फर्स्ट पार्ट में है ही नहीं, जैसा कि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि फर्स्ट पार्ट में एनरिच यूरेनियम का मुद्दा है ही नहीं। वो देखिए फेज मैनर में जो है उसका जो एग्रीमेंट है, क्योंकि वो एक फंसा हुआ था। मैं आपको बताऊं क्या हो रहा था, उसकी वजह से ये जो एमओयू था वो भी साइन नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद ये रजामंदी हुई इंटरलोक्यूटर्स के साथ कि कम से कम हम आगे अगर बढ़े थोड़ा बात, तो आप इस पे एग्री करिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को डीमाइन करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलेंगे,
अमेरिका की तरफ से कहा कि आपका ब्लॉकेड हटेगा, तो वो आगे कुछ मूव किया है। मैंने जैसे भी कहा, मैं अभी भी कॉशियस ऑप्टिमिज्म है। बहुत कुछ ये डील ऊपर नीचे गई है, पूरा एक स्ट्रेटेजिक रोलर कोस्टर रहा है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये आगे उसमें एग्रीमेंट होगा, क्योंकि न्यूक्लियर इशू पर रजामंदी ना हो, अगर वो नहीं मानता ईरान, तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। ये आपको मैं बता दूं। बिल्कुल। नरेश कौशिक साहब, ये न्यूक्लियर वाले मामले पर ईरान किस हद तक सरेंडर करेगा? ये न्यूक्लियर वाले मामले पर उन्होंने भी अपनी कुछ रेड लाइंस ईरान ने घोषित की हुई हैं। उसके हिसाब से उनको अपना न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट है उसका वो अधिकार बनाए रखना चाहते हैं। पहले ये था 28 फरवरी से पहले ईरान ये बड़ा घोषित रूप से कहता था कि नहीं, हम इस पर बात करने को तैयार हैं, हम इसको सौंपने के लिए भी तैयार हैं 2015 वाले एग्रीमेंट के एक ही तरह से। अब मुझे नहीं लगता कि ईरान इस बदले हालात में 2015 में जो ओबामा ने जो एग्रीमेंट कराया था वैसा एग्रीमेंट अब होगा। दूसरी बात, इसमें ईरान की तरफ से ट्रस्ट का बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको याद होगा जब इस्लामाबाद में बात हुई थी तो जेडी वांस के साथ ईरान के लोगों का जो बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ईरान कह रहा था 5 साल के लिए एनरिचमेंट हम सस्पेंड करेंगे और जेडी वांस ने कहा 10 साल तक के लिए। और जब ट्रंप को ये बात पता चली, ट्रंप ने कहा कि नहीं नहीं, मैं उस पर तैयार नहीं हूं, वो ठीक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ईरान के लोगों के लिए ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि वो किस पर विश्वास करें। जो लोग समझौता करने आए हैं उन पर विश्वास करें, या ट्रंप कल को कह दे बदल दें उस पर। तो एक ट्रस्ट डेफिसिट उनका बहुत बड़ा है। दूसरी बात यह है कि वहां पर इस समय जिस तरह का माहौल है ईरान में, वो ये चाहते हैं कि भाई हमारे पास में एक ये ऑप्शन रहना चाहिए कि हम आगे चलकर एनरिचमेंट को आगे बढ़ा सकें। और भले ये इसकी घोषणा ना करें, भले ही ये कह दें कि हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन वो आगे कभी नहीं बनाएंगे, इससे आप रूल आउट नहीं कर सकते। और बदले हालात में ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है अमेरिका के लिए। उतना नहीं है जितना कि इजराइल के लिए है, क्योंकि इजराइल का तो वजूद उस पर निर्भर है पूरा। और ईरान को लगता है कि उसका एग्जिस्टेंस का सवाल है, क्योंकि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है जिसकी कोई बात नहीं करता है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करते हैं, एक बात। दूसरी बात, मैं जो है सौरभ जी कह रहे थे कि रोग स्टेट के पास में न्यूक्लियर हथियार। भाई देखिए, आज की तारीख में रोग स्टेट क्या है इसकी भी परिभाषा पर हमें सोचना होगा। पिछले हफ्ते अमेरिका ने एक 3 निहत्थे भारतीय नाविकों को मार दिया। तो रोग स्टेट तो बहुत सारे लोगों की नजर में अब अमेरिका हो गया। ट्रंप जिस तरह का व्यवहार करते हैं वो हो गया है। और इजराइल ने जिस तरह से व्यवहार किया है गाजा में और लेबनान में, उसको लोग रोग स्टेट भी कहते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये दूसरी बात ये है जो ट्रंप के आप ये कह रहे हैं कि हिजबुल्ला हमास जो कर रहे हैं वो सीख है, वो रोग स्टेट नहीं है। आपने तो परिभाषा बदल दी। मैं देखिए इस बात से तारुफ नहीं करता। लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। आप देखिए, अगर जो उन्होंने 7 अक्टूबर को किया, जो निहत्थे जो इजरायली वो जो थे टूरिस्ट उनके साथ किया, वो क्या आप कह रहे हैं वो ठीक था? मैं किसी बात पे भी हाँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, तभी इंटरवीन करें तो अच्छा होगा। देखिए, हमास का हमला बिल्कुल गलत था और अमानवीय था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन किया इजराइल ने, वो उससे भी ज्यादा गलत था। 72,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं और नेतन्याहू के खिलाफ वॉर क्राइम का अरेस्ट वारंट है। तो ये ऐसे ही नहीं है। तो दूसरी बात यह है, देखिए इस समय जो स्थिति है उसमें इजराइल का समझ में आता है कि उनके लिए संकट है, लेकिन ये बहुत बड़ा संकट इजराइल ने खुद पैदा किया। इजराइल ने जिस तरह से दबाव डाला
2015 का जो ठीक ठाक एग्रीमेंट था, जिसका ईरान पालन कर रहा था, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने, नेतन्याहू ने ट्रंप पर दबाव डाला और ट्रंप ने उस अच्छे भले एग्रीमेंट से अपने अमेरिका को बाहर कर लिया। तो आज जो ये जो बातें हो एक काम रही ऐसा हैं, करते हैं नरेश, हाँ उसकी वजह उसमें हमें जाना होगा। हाँ बिल्कुल। कौशिक साहब एक छोटा सा रिएक्शन लेता हूँ सौरभ जी के पास, फिर वीना सीकरी मैम के पास जाऊंगा। सौरभ जी आप कुछ कह रहे थे, सौरभ शुक्ला साहब। नहीं, मैं ये कह रहा था कि हर चीज जो है हम एक प्रिज्म से नहीं देख सकते। जो 3 हमारे भारतीय जो नाविक मरे, उसकी बहुत निंदा करनी चाहिए, उससे कोई दो राय नहीं है। पर एक रोग स्टेट अगर आप वो नॉर्थ कोरिया को के साथ उनकी परिभाषा कर दे तो वो ठीक नहीं है। तो उस लिहाज से तो एक क्लीन शीट, मैं ये कह रहा हूं, दोबारा से कहूंगा कि हमास, हिजबुल्ला जिस तरह के जो टेररिस्ट ग्रुप है, वो टेररिस्ट ग्रुप है, वो टेररिस्ट ग्रुप रहेंगे और वो हैं। वो उनकी परिभाषा एक मिलिट्री एक्शन अगर आप करें, कल को फिर आप कहेंगे भारत ने जो किया, भारत को भी आप रोक स्टेट कहेंगे। ऐसा तो नहीं है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ किया पाकिस्तान पे एक्शन, तो वो आप, मुझे लगता नहीं कि आप वो ठीक परिभाषा यहां दे पा रहे हैं। ये एक पैरेलल नहीं है, वो अलग चीजें हैं। ये मेरा मत था। तुलना करना, भारत से तुलना करना थोड़ा सा मुझे लगता है ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया था, भारत ने आतंकी ठिकानों पे हमला किया वही था। मैं कह रहा हूं, और मैं वही कह रहा हूं कि रोग स्टेट की डेफिनेशन अलग है। हाँ हाँ बिल्कुल। दरअसल छोटा सा रिएक्शन मैं एम्बेसडर वीना सीकरी मैम आपसे चाहूंगा। ये जो पॉइंट उठा था कि न्यूक्लियर वाले मामले पे ईरान न्यूक्लियर पूरी तरह से सरेंडर करना नहीं चाहेगा, इजराइल चाहे कि जब तक न्यूक्लियर सरेंडर करेगा नहीं तब तक हमारे अस्तित्व पर संकट मंडराता रहेगा, बीच का रास्ता क्या निकल सकता है? ये सबसे बड़ी बात है। जो न्यूक्लियर इशू है, इस बारे में तुलना सिर्फ एक चीज पे की जाएगी कि जो JCPOA 2015 का निगोशिएट किया गया था, बड़ी मुश्किल से निगोशिएट किया था, और अब वो उसको एब्रोगेट कर दिया है। तो अब जो आपको मिलेगा ईरान से, वो JCPOA के मुकाबले में उससे बेहतर है या उससे बदतर है, तो ये देखने वाली बात है। और अभी तक तो लगता है कि जो JCPOA में था वो अभी तक दोबारा नहीं मिल रहा है, क्योंकि ईरान अब कह रहा है कि हमारा भी हक है, हम भी सिविलियन यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को जरूर यूज कर सकते हैं, और हमें ये जो अन्य देशों की तुलना में हमें वर्स्ट ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए। तो ईरान का निगोशिएटिंग स्टैंड इस पे बड़ा हार्डन हो गया है, बड़ा सख्त हो गया है, और वो इस बात को रेडिली एग्री करने के लिए तैयार नहीं है। अब कह रहे हैं कि 60 दिन का वक्त दिया जा रहा है, पहले 30 दिन नेवल ब्लॉकेड और हार्मोन को खोलने के लिए, उसके बाद 60 दिन और। पिछली बार 2015 में 2 साल लग गए थे उसको निगोशिएट करने में, और अब जैसे 60 दिन में करना, ये बहुत ही मुश्किल लगता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। ये न्यूक्लियर मामला जो है ये पेचीदा है और इसका होना बहुत मुश्किल है। अब जो है नेवल ब्लॉकेड और सिर्फ और इजराइल का जो ऑपोजिशन है, उसका फैक्टर जो है वो बहुत जरूरी है। इजराइल की ऑपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो आपने कहा, ये एक बड़ा इशू था तनेजा साहब, न्यूक्लियर इशू पे अब तक जो बात नहीं बन पा रही थी, उसके बीच में जड़ में यही था कि न्यूक्लियर इशू पे कोई तैयार नहीं हो रहा था। ईरान सरेंडर करने को तैयार नहीं था, यूएस मानने को तैयार नहीं था। अब ये हुआ कि 60 दिन तक रुक जाइए, हम लोग तब तक बीच का रास्ता निकालेंगे। आपके हिसाब से क्या हो सकता है बीच का रास्ता? क्या हुआ कि एनरिच्ड यूरेनियम हम सौंप दें किसी थर्ड पार्टी को, या फिर 15 साल 10 साल कुछ टाइम फ्रेम तक हम न्यूक्लियर पावर नहीं होंगे, इस बात की गारंटी मिल जाए? देखिए अब सौरभ जी ने एक बात करी कि अब देखिए हुआ क्या है। अमेरिका आया था वहां सत्ता परिवर्तन के लिए, ईरान को ध्वस्त करने के लिए वगैरह वगैरह। हुआ सब कुछ उसका उल्टा है। वहां पहले 5 सत्ता के केंद्र थे ईरान के अंदर, 5, जिसमें रिवोल्यूशनरी गार्ड या रिवोल्यूशनरी एक पावर सेंटर थे। अब क्या हुआ है, अमेरिका की मेहरबानी इतनी हुई है कि बाकी सब किनारे पे हो गए। वहां पे सारी की सारी सत्ता जो वो 1979 में जो रिवोल्यूशन हुआ था, उनके जो लोग हैं उनके पास चली गई है। और उनके ये वही लोग हैं जिन्होंने देखा कि उनके सुप्रीम लीडर को मारा गया, उनकी बेटी को मारा गया, उनकी 6 साल की जो ग्रैंड डॉटर थी उसको मारा गया। तो आप क्या उनसे उम्मीद करते हैं? ईरान, दरअसल सौरभ जी कुछ भी बोले, और भी लोग हो सकते हैं, उनको पूरा अधिकार है अपने विचार रखने का, ठीक उसी तरह जैसे मुझे अधिकार है। प्रश्न ये है कि आज की तारीख में इस युद्ध के बाद, अमेरिका इजराइल के हमले के बाद, ईरान मजबूत हुआ है। दुनिया की नजर में ईरान जीत गया है, जाके देखिए तो सही। और दूसरी बात यह है कि आपने वहां 5 पावर सेंटर्स थे पहले,
छोटी मोटी डेमोक्रेसी वहां थी। अब सारी की सारी सत्ता अमेरिका ने जो है रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के हाथ में हवाले कर दी है। और दूसरी बात, जो पहले लोग सड़क पे आ रहे थे, विरोध कर रहे थे, सिमट गए हैं, वो गिने चुने लोग हैं। अब पहले जैसी बात नहीं है। और जो ईरान को आपने ताकतवर कर दिया है, उसी का नतीजा आपको मिलेगा जब ये सारा जो है अभी जोश खत्म हो जाएगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगी और जहाजों का आवागमन शुरू हो जाएगा, तेल सस्ता हो जाएगा, अमेरिका के आम उपभोक्ता को तेल की कीमतें कम से राहत मिलेगी, अमेरिका के ऊपर जो इन्फ्लेशन, महंगाई का जो काले बादल छा रहे हैं वो छट जाएंगे। तब ये लोग आपस में बात करते रहेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि ईरान का रवैया तब और कड़ा हो जाएगा। जो ओबामा साहब ने जो डील नेगोशिएट क्योंकि ईरान अब इस पूरे युद्ध के से हाँ, इस युद्ध से ईरान काफी मजबूत होकर उभरा है, ये नरेंद्र तनेजा साहब का मानना है। इसमें मैं छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा सौरभ आपका, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेते हैं जल्द से। ब्रेक का समय हो चुका है और ब्रेक के बाद लौटते हैं, तो आप लोगों का रिएक्शन इस पे चाहूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल यही है, ईरान कमजोर हुआ है कि ईरान मजबूत हुआ है। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। ईरान और यूएस के बीच में डील करने का ऐलान तो यहां पर हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि डील कितनी टिकाऊ है और इस डील के बाद आखिर किसने क्या खोया क्या पाया। ब्रेक पे जाने से पहले जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा साहब ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा इस पूरे युद्ध के बाद ईरान ज़्यादा मजबूत होकर उभरा है। भले ही ईरान अभी नरमी दिखा रहा हो, लेकिन आगे चलकर ईरान का रुख और ज़्यादा सख्त होने वाला है। सौरभ शुक्ला साहब, आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा कि आगे क्या होगा। ईरान जो है, पर एक चीज़ ज़रूर है कि मिलिटरीली ईरान ध्वस्त हुआ, ये बात ज़रूर है। मैंने कहा कि रिजीम चेंज वो जो चाहते थे नहीं हुआ, वो बिल्कुल नहीं हुआ। और IRGC जो है वो कट्टरपंथी है, वो ऑब्वियसली वहाँ पर स्ट्रांग हुए हैं, पर मिलिटरीली। और अगर अभी भी कहूँगा कि अगर न्यूक्लियर जो इशू है उस पर ईरान को फोर्स करके उसका एनरिच यूरेनियम ले लिया गया, तो वो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगी। मैं ये ऐसा नहीं सोचता कि ईरान बहुत बड़ा मजबूती से इस युद्ध के बाद आया है। वहाँ के हालात जो हैं, इकोनॉमिक हालात और भी ज्यादा खराब हैं। और अगर आप देखें उससे जो इस तरह से उनको क्षति पहुंची है, उससे उभरने में उनको कुछ समय लगेगा अभी। नरेश कौशिक साहब, कि मेरे विचार से ईरान की अर्थव्यवस्था तो जाहिर है कमजोर हुई है, और उसकी अर्थव्यवस्था पहले से भी कमजोर थी और इससे फर्क पड़ा है। लेकिन उसको स्ट्रेटेजिकली और पॉलिटिकली इससे काफी फायदा हुआ है। एक तो पूरे रीजन में उसका जो सिक्का चला है, जिस तरह से उसने पूरे गल्फ की इकोनॉमीज को नुकसान पहुंचाया है, और ईरान से अब वो लोग उसका लोहा मानते हैं। एक बात। दूसरी बात, इजराइल अब उससे, ईरान से, जैसे पहले लगता था कि ईरान को वो कभी भी दबा के कुचल देगा, ऐसा अब नहीं लगता। अब हालत ये है कि ईरान के पास में जितने ज्यादा मिसाइल हैं इस लड़ाई के बाद भी, उससे कम उसके इंटरसेप्टर्स जो हैं इजराइल के पास हैं। यानी इजराइल को बहुत नुकसान ईरान पहुंचाने की स्थिति में आज है। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि अमेरिका काफी कमजोर हुआ है सैनिक दृष्टि से, और जो है राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से। सैनिक दृष्टि से आज उसके बहुत सारे जो बड़े बड़े मिसाइल हैं और उनके जो इंटरसेप्टर्स हैं, उनकी संख्या 25 से कुछ केसेस में तो 50% तक कम हो गई है। वो इतने ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं क्योंकि ईरान ने बहुत ही सस्ती ड्रोन वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिसको उसको रोकने के लिए इन्होंने कई कई मिलियन वाले अपने सिस्टम्स का और मिसाइल इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल किया, उसमें वो काफी खत्म हो गए। इसके अलावा चाइना जो है, जिस पर आप अपनी सेनाओं को रखते थे, वहां से बहुत सारे सैनिक और एसेट्स अपने आपको, अमेरिका को यहां पर गल्फ में शिफ्ट करने पड़े। तो आपका ईरान को रोकने के लिए आपको चीन से आपकी नजर हटी। इसी तरह से यूक्रेन में तो अमेरिका के पास अब यूक्रेन के लिए तो टाइम ही नहीं है। तो इससे रूस मजबूत हुआ है, इससे चीन मजबूत हुआ है,
अमेरिका की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है, अमेरिका की जो सैनिक शक्ति है वो कमजोर हुई है, और इन्होंने किया, इन्होंने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया और अपनी फौज को ओवर एस्टिमेट किया। वो बात बड़ी साफ हुई है। ईरान के इस ये लड़ाई के बातें बड़े कारण साफ हो गई अमेरिका, हैं, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हमें सोचनी चाहिए कि नुकसान जरूर ईरान का हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें, जो प्लस माइनस करें, तो ईरान का पलड़ा मुझे भारी दिखता है। ईरान का पलड़ा भारी होने का एक दूरगामी असर भी पड़ता है। वह है कि इस पूरे क्षेत्र में जो आसपास के इलाके थे, दूसरे देश थे, वहाँ पे अमेरिका सबका सुरक्षा या फिर चौकीदार बनकर था, सब जगह अपना बेस बना कर रखा हुआ था। लेकिन क्या अब सुरक्षा की गारंटी जो यूएस दे रहा था उन सारे देशों को, क्या वो देश अब यूएस पर उतना भरोसा कर पाएंगे क्या? ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। एम्बेसडर वीना सिकरी मैम, पहले आप इसका जवाब दीजिए, फिर नयन तनेजा साहब के पास जाऊँगा। मेरा ख्याल है कि इस लड़ाई के बाद पूरी तरह से ये साबित हो गया है कि अमेरिका इस स्थिति में नहीं है कि वो दोबारा ईरान पे ऑल आउट अटैक करे। अब ये आप सबको पता है कि 4-5 दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोबारा ये धमकी दी थी कि आज रात तक मैं ईरान पे दोबारा ऑल आउट अटैक करने वाला हूं और ईरान का खात्मा करने वाला हूं। कुछ ही चंद ही घंटों में उनको अपनी राय बदलनी पड़ी और लगा कि इंटरनल ऑपोजिशन और लोगों ने कहा कि ये जो मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, जो भी वजह हो, और उनकी फिजिकल कैपेसिटी भी है, ये अटैक वो नहीं कर पाए और इसलिए ये एमओयू अब फाइनल होने के तरीके में आ गया है। तो ये जो अमेरिका की स्थिति थी अपनी धमकी को कैरी आउट करने के लिए, वो नहीं हो रहा है। तो इसलिए साफ पता चलता है कि अमेरिका अब उस स्थिति में नहीं है कि वो दोबारा ऑल आउट अटैक लॉन्च करे। हालांकि इजराइल उन पे बहुत दबाव डाल रहा है। अटैक यहाँ पे दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि ईरान काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा, संक्षिप्त में बात खत्म करेगा, जो शो का समय खत्म हो रहा है जी। हाँ, बस बिल्कुल मैं ये कह रही हूं कि ईरान जो गल्फ के नेशन, कतार हो, यूएई हो, सऊदी अरेबिया, जो आज से पहले अमेरिका कह रहे थे कि नहीं ईरान को खत्म कर दीजिए, आज वो अपने रीइवैल्यूएशन हो रहे हैं। मैं तो कह रही हूं कि इस ईरान यूएसए युद्ध के बाद पूरा ग्लोबल ऑर्डर में जो बदलाव आ रहा है, जिसके बारे में हम बहुत दिनों से बात कर रहे थे, उसके जो नए आसार हैं वो बहुत साफ नजर आ रहे हैं। न्यू ग्लोबल ऑर्डर, बिल्कुल। नयन तनेजा साहब, ये गल्फ के जो नेशन है, जो हमेशा जो उनके सुरक्षा के समीकरण थे, वो बदल जाएंगे इस पूरे युद्ध के बाद? देखिए, भारत के नजरिए से देखें तो जो समीकरण इतने बदलेंगे कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के और नजदीक जाएगा और चीन के और नजदीक जाएगा। अगर ऐसा होता है, वो पाकिस्तान जैसे कोई पूछता नहीं था, उसकी इतनी अहमियत हो जाएगी। सऊदी अरब जैसा देश जो एक एनर्जी सुपर पावर है, उसको पाकिस्तान की जरूरत पड़े और कहीं ना कहीं बिना चीन के इन्वॉल्वमेंट के तो पाकिस्तान जाएगा नहीं। तो उससे पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर क्या डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल और रिपरकशंस होंगे, आप समझ सकते हैं, भारत के लिए खास तौर से। दूसरी बात यह है कि अमेरिका जो है, मेरा ये कहना था, ईरान मजबूत होकर निकला, ठीक है, फौजी रूप से तो उनका बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उनके साथ चाइना भी है और रशिया भी है। आपको ये ध्यान में रखना होगा। इसका मतलब जितना भी उनको नुकसान हुआ है, चाहे वो आर्थिक हुआ है, ईरान जो है वो काफी, वहां मैं कई दफे गया हूं, वो बहुत ही अंदर से मजबूत देश है। और दूसरी बात यह है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था, सारी चीजों को, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट आप ध्यान दीजिए, आखिर में जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसको ब्रोकर किसने किया है? पाकिस्तान ने नहीं किया, कतर ने किया है। कतर ने आकर के वो भूमिका निभाई। और कतर का मतलब नहीं, और कतर का मतलब यह है कि जो भी थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा ईरान को पश्चिम की तरफ से, अमेरिका की तरफ, वो कतर के माध्यम से होगा। इसको आपको समझना है, कतर की बड़ी भूमिका है। सर, शो का समय चूंकि खत्म हो रहा है, इसलिए आपको बीच में रुकना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत सही आपने कहा कि पूरे क्षेत्र में समीकरण काफी तेजी से बदलेगा और बदला हुआ समीकरण भारत के लिए भी काफी अहमियत रखता है। भारत को भी काफी पैनी नजर रखनी पड़ेगी। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए। आवाज अड्डा फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।